एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरे एक एक करके सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास होगी और सारे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी होंगे मैं इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज की। तो चार्ज में क्लियर याद रखिएगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। पहला कॉन्सेप्ट पहला है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और सेकेंड वाला अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पहला कॉन्सेप्ट यहां पर चार्ज के विषय में है, चार्ज के सब्जेक्ट में है। तो चार्ज में फर्स्ट वाला जो है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर दोनों साइड पॉजिटिव चार्जेस है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों साइड नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज या फिर दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट है। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जितने इसमें से ऑब्जेक्टिव बनने वाले, वो हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ये होता है इज ई इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज ई इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा कॉन्सेप्ट, सबसे छोटी यूनिट होती है यही होती है ई इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी चार्ज की वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई, और इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इसका, जो चार्ज है, सिर्फ हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चार्ज जो है ये है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट चार्ज की एसआई यूनिट ये होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट जो होगी कूलम होगी। कॉन्सेप्ट समझिए, पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर लिया है वो हम लोगों ने चार्ज से स्टार्ट किया है। चार्ज में लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर मैंने अनलाइक चार्ज बना दिए, ये लाइक चार्ज बना दिए। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज ई इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम। आगे बढ़ते, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को बनाना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग इसका कैसे बनाएंगे ये भी हम लोगों को याद रखना है। एक और कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्ज के विषय में लिख रहा हूं मैं, देखिएगा। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां पर हम अगला कॉन्सेप्ट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे बनेगा, चेक कीजिएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां पर चैप्टर फर्स्ट के, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखिए यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए बेसिक आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये
चार्ज इक्वल होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। और चार्ज की जगह पर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 कूलम, और 1 कूलम इक्वल होता है 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड। टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड, और करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। अब जब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली बनाया जाता है ML/AT, जहां पर M जो है ये होगा मास, L जो होगी लेंथ, A एम्पियर, और T जो होगा ये होगा टाइम। अब दोस्तों जब हमको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है उसका, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर देखिए इसके लिए क्या जाएगा A इंटू सेकेंड है, सेकेंड क्या हो जाएगा टाइम। अब अगर हम ML/AT की बात करें तो ना तो इसमें M है तो मास के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर 0, ना इसमें लेंथ है तो L के लिए हम लोग क्या लगा देंगे 0, एम्पियर है तो यहाँ पर हम लगा देंगे A, टाइम है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे T। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना M0 L0 AT, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं AT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज ये हो जाएगा AT। याद रखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज ये हो जाएगा AT। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AT। और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं। एक कूलम CGS यूनिट हम लोगों को देखना है, तो एक कूलम इज इक्वल्स टू होता है 1/10 एब कूलम। 1 कूलम इक्वल 1/10 एब कूलम। और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल 1/10 एब कूलम और 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। एक और चीज फिर से चेक कीजिएगा, 1 एब कूलम किसके बराबर होगा, 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तीनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो 1 कूलम इक्वल 1/10 एब कूलम, और 1 कूलम इक्वल 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 एब कूलम इक्वल 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलम। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी होंगे मैं यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ की। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फोर्स लगने वाला है, वो किस पर डिपेंड करेगा। यहां पर एक फोर्स लग रहा है डेफिनेटली, ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने इन दोनों चार्जेस को कितने दूरी पर रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स लगता है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये किसने बताया, कूलम्स ने। तो कूलम्स के हिसाब से दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस पर। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होते चले जाएगा, जितना उसको पास लेकर आओगे फोर्स बढ़ता चले जाएगा। और F जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब हम डायरेक्ट F की बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे तो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो F प्रोपोर्शनल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दोस्तों प्रोपोर्शनल का मीनिंग एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब हम इसको हटाएंगे तो F इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आप यहाँ पर A लिख सकते हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों को F की जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। F की वैल्यू हो गई हमारे पास A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो इसकी यूनिट होगी वो किस पर, उसकी यूनिट क्या होगी, F की जो यूनिट होती है SI यूनिट होती है
फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन। और यहाँ पर ये जो ए आया है ये किस पर डिपेंड करेगा, जो ए है एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी यूनिट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस, फोर्स एंड ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों मीडियम के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम लगा है उस पर डिपेंड करेगी। तो जब हम लोगों को ए की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने लिखा फिर से एफ इक्वल ए Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। दोस्तों क्लियर कीजिएगा अच्छे से, Q1 जो है कुलम है, Q2 जो है कुलम है, इसका ये चार्ज है, Q1 Q2 दोनों चार्ज है, इसकी ऐसा यूनिट जो है ये कुलम है, क्योंकि इनके बीच में जो इसकी ऐसा यूनिट्स होगी उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो अब जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ये एक कांस्टेंट है, ए क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब ए इज नॉट डायमेंशन लेस। इसकी यूनिट बनेगी, इसकी यूनिट कैसे बनेगी, ए को यहां पर रहने दीजिए, सबका ट्रांसफर कर दीजिए, ए एफ यहां पर आ जाएगा एफ, ए इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहां पर आ जाएगा Q1 और Q2, ए एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। और इसकी यूनिट बनाइए आप, ए इज इक्वल्स टू एफ की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, आर की यूनिट जो हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और ये पर सी स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और जो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। आगे बढ़ते, ये जो ए है इसकी यूनिट हम लोगों ने निकाली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखिए ये ए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखिएगा इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट का मीनिंग, इसका भी मीनिंग निकलेगा, डायमेंशनल कांस्टेंट इसका भी मीनिंग निकलेगा, और हम इसकी यूनिट भी बनाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल याद रखिएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12, 8.854 इंटू 10⁻12, इट्स वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। अब दोस्तों हम लोग इसकी यूनिट बनाने वाले, तो a इज इक्वल्स टू क्या निकला, a इज इक्वल्स टू निकला हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन जो बनेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसकी यूनिट क्या बनेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1/4 इंटू पाई के प्लेस पर हो जाएगा 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12। तो a इज इक्वल्स टू जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। a इज इक्वल्स टू या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, या तो 9 इंटू 10⁻9 ये लिख लीजिए। अब हम इसकी यूनिट बनाते हैं, तो a इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई a। अब दोस्तों एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई उसकी यूनिट नहीं है, तो 1/a। हम लोगों ने अभी अभी 1/a, ए के लिए हम लोगों ने यूनिट्स निकाली है, तो ए की यूनिट क्या जाएगी 1/a के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तो जब एप्सिलॉन नॉट की बारी आएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग सी को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल सी स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, ध्यान से बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से याद रखिएगा कि अगर ये जो दोनों चार्जेस है ये किसी मीडियम में रखे रहेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तो फ्री स्पेस में रखे रहेंगे और या तो किसी दूसरे मीडियम में रखे रहेंगे, तब F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बनेगा इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये K क्या है, तो K क्या है, K एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और K जो है मेटल के लिए
याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है के जो है मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा के की वैल्यू मेटल के लिए, तो के की वैल्यू मेटल के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट। जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे रहेंगे, जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे रहेंगे, तो जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू मेटल के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हमने कुलम्स लॉ सॉल्व कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, तो एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। कुलम्स लॉ की अगर बात करें, कुलम्स लॉ की बात करें तो एफ इज इक्वल्स टू होता है 1/r²। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सब्सटेंस अगर हमारे पास यहां पर जैसे कि एयर होगा, सब्सटेंस एयर होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.000536। ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ऑक्सीजन होगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.00053। बेसिक कॉन्सेप्ट। नाइट्रोजन अगर होगी तो नाइट्रोजन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.00058 इसकी वैल्यू होगी। अगर हमारे पास सब्सटेंस में कोई कैरोसिन होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.0। सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, सबसे ज्यादा होती है मेटल के लिए। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए होती है, वाटर के लिए, तो वाटर के लिए 80.4। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80.4, ये आप लोग याद रखिएगा। ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.10। ग्लास के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 5.10। माइका के लिए कितनी होती है, 5.7। और सबसे ज़्यादा अगर होती है तो वो होती है मेटल के लिए। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इसके बेसिक और कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है सब कुछ, तो आपको इसको ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही सॉल्व करना है। 1 माइक्रो कुलम, तो 1 माइक्रो कुलम होता है, इसको हम 1 म्यू सी भी बोलते हैं। 1 माइक्रो कुलम इक्वल 10⁻⁻6 कुलम, 10⁻⁻6 कुलम। और 1 नैनो कुलम ये हो जाएगा 1 नैनो कुलम हो जाएगा 10⁻⁻9 कुलम, 10⁻⁻9 कुलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका यहां से चेक कीजिएगा, 1 माइक्रो कुलम, 1 माइक्रो कुलम, ये 1 माइक्रो कुलम, और इसको बोलेंगे 1 पीको कुलम। तो 1 माइक्रो कुलम या 1 पीको कुलम, ये भी एक इसकी यूनिट है। जो छोटी यूनिट होती है वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12 कुलम। लेकिन सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज के बारे में, हम सिर्फ चार्ज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो चार्ज की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को यहाँ पर देखना है और अच्छे से चेक करना है। इसी में सारी चीज़ें बनी होगी, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है F वेक्टर अपॉन Q0। बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां से हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर अच्छे से ध्यान। E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q0, E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों जब ये Q0 की बात आएगी तो Q0 का मीनिंग क्या होगा, Q0 का मीनिंग होगा यहाँ पर द यूनिट चार्ज जो होता है, द यूनिट चार्ज इज ओनली एन इमेजिनरी चार्ज। यूनिट चार्ज जो होता है इज ओनली द इमेजिनरी चार्ज, Q0 की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज अ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज मीन्स द डेफिक्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, एक कूलम चार्ज का मतलब होता है एक कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻19, 6.25 इंटू 10⁻19। ये हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक
चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया है, और E इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब जब हम लोगों को इसकी ऐसा यूनिट बनाना है तो ऐसा यूनिट बनाना है, एंड देन ऐसा यूनिट बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को यहाँ पर अच्छे से चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम, क्योंकि एफ के लिए न्यूटन आ जाएगा और सी के लिए क्या आ जाएगा, कुलम हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को बनाना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कीजिएगा ध्यान से। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कि न्यूटन पर कुलम, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुलम के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुलम के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए एस। न्यूटन याद रख लीजिए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कुलम के प्लेस पर ए एस, एस मतलब सेकंड और ए मतलब एम्पियर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर पर, ये अपॉन में जाएगा तो सेकंड की पावर 3, और ये हो जाएगा हमारे पास ए। इसको और चेक कीजिए, किलोग्राम के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे मास, मीटर के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे लेंथ, एस ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, और जब ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। इसको ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट, ये दोनों की दोनों मैंने आप लोगों को बता दी। ध्यान से अच्छे से समझ के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल। और जब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात आएगी तो इसको आप लोग बना लीजिए कि एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a होता है। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a होता है। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a होता है। और ये जो P है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा, P जो है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी जब SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट, तो SI यूनिट समझिएगा, इसको देख लीजिएगा, SI यूनिट और इसका बेसिक फॉर्मूला P का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जब इसका फॉर्मूले की बात आएगी, SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात आएगी, तो SI यूनिट हो जाएगी इसकी Q के लिए C और इसके लिए हो जाएगी मीटर, तो कुलम इंटू मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला C की जगह पर हम लोग लिख देंगे 80 और M की जगह पर हम लोग लिख देंगे L। तो M नहीं है हमारे पास तो इसके लिए M0, और L की पावर कितनी हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बना दिया है। ध्यान से देखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कीजिएगा अच्छे से और बनाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते अगले कॉन्सेप्ट पर आते। अगले कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बनेगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और एक बनेगा एंड साइड ऑन पोजीशन, एंड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एंड साइड ऑन पोजीशन। तो जब हम ब्रॉड और एंड साइड की बात करेंगे तो यहां पर चेक कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनती है वो बनती है E प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r², और किसी डायपोल के कारण बनेगी, डायपोल के कारण। तो डायपोल के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है तो E प्रोपोर्शनल होगा 1/r³। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों को याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E प्रोपोर्शनल 1/r², और किसी डायपोल के कारण जब बनेगी तो वो होगी E प्रोपोर्शनल 1/r³। बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को और यहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसके जितने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, जितने क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछता है,
इसी पर हम लोग बात करेंगे और इसी को लेकर हम लोगों को चलना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो सब सब लगभग लगभग सब के सब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, तो ये एक इमेजिनरी कर्व है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर कुछ हो सके तो आप लोग उसको और अच्छे से पता लगाइएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों साथ में ही टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट कर दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसके बाद आप लोगों को गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, इसके पूरे डेरिवेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ होता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस में, किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई इक्वल क्यू इंटू 1/ε0, मतलब टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, नॉट टाइम होता है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से याद रखिएगा। जो गॉसेस लॉ है, जो गॉसेस लॉ है गॉसेस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गॉसेस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, लगभग इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पर सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप लोग इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, बनाइएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हो और आप लोग बेसिक तरीके से अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सको। तो दोस्तों ये है हमारे पास, ये है फर्स्ट चैप्टर के लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग तैयार कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों की सारी चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। तो ये दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और उसको पूरे को अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।